हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। बॉल कहाँ चले गई? हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। और आज हम पढ़ेंगे हनी ड्यू चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो अभी तक का जहाँ तक हम पहुँचे हैं कि कैसे ऑथर एक कबाड़ खाने से एक रोल टॉप डेस्क मिलती है उसको, और कैसे वो उसको रिपेयर करने के लिए सस्ते दाम में ख़रीद लेता है। और उसके बाद जब वो उसको रिपेयर कर रहा होता है तो कैसे उसको एक ड्रॉर के अंदर सीक्रेट ड्रॉर मिलती है, और उस सीक्रेट ड्रॉर में उसको ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है, और उसके अंदर एक एनवेलप मिलता है। एनवेलप था, जो ब्लैक टिन बॉक्स था उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था, टू बी बरीड विद मी, जेम्स लास्ट लेटर। उसके बाद भी वो खोलता है उसको, और उसको लेटर मिलता है जिसमें एड्रेस लिखा होता है मिसिस जिम मैकफर्सन का। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 कि वो लेटर क्या है। बेसिकली इसमें हम पूरा पार्ट पढ़ेंगे, जो चैप्टर है चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 पार्ट 2। सो बिना वेस्ट करे टाइम को स्टार्ट करते हैं। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड that I must tell you about at once। इसमें जो इसका राइटर है, इस लेटर का राइटर जो कि जिम मैकफर्सन है, जो हमें अभी तक इतना मालूम चला कि जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को मैकफर्सन, मिसिस कॉनी मैकफर्सन को लेटर लिखा था। तो उसमें वो लिखता है कि आई एम राइटिंग यू, मैं आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूँ बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड से, यानी कि बहुत खुशी से, क्योंकि बहुत वंडरफुल हुआ है मेरे साथ। और वो बहुत बेताब है, ही इज़ वेरी एक्साइटेड कि तुरंत बता दूँ करके। सो नेक्स्ट, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस। तो ये कहानी है वर्ल्ड वॉर की। तो ट्रेंचेस क्या होते हैं? ट्रेंचेस ये देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जो सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 की जो ट्रेंच वॉरफेयर होती है, यानी कि जो लड़ाइयाँ होती है उसमें ट्रेंचेस खोदते हैं, और ये इतने गहरे खोदे होते हैं कि इसमें सोल्जर्स आसपास जा सकें एक जगह से दूसरी जगह, और दुश्मन की गोली से बच सकें। तो इसको ट्रेंच बोलते हैं। सो वी वर ऑल स्टैंडिंग टू मतलब कि दे वर टेकिंग अप द पोजिशन, एंड ट्रेंचेस आर लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। सो we were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। तो उसमें कह रहा है कि क्रिसमस मॉर्निंग। अब जो लेटर पढ़ा जा रहा है वो देखिए, जो रिपेयर का काम हुआ था, जो ऑथर ने रिपेयर शुरू किया था, वो भी क्रिसमस की ईव को किया था, और ये लेटर भी क्रिसमस के एक दिन बाद उसने लिखा है। तो इसमें राइटर बोल रहा है जिम मैकफर्सन, जो कि एक ऑफिसर है। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह को हम लोग क्रिसमस मॉर्निंग को, इट वाज क्रिस्प, यानी कि क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, कि बहुत शांति थी चारों तरफ। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी खूबसूरत मॉर्निंग जितनी मैंने अभी तक का कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और उतनी ही ठंडी थी और उतनी ही फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी मतलब कि जैसे हिंदी में इसको बोलेंगे पाला गिरना, जो एक हल्की हल्की बर्फ़ की पतली सी लेयर जम जाती है ना पौधों पे, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि एक क्रिसमस के मॉर्निंग को होना चाहिए, क्योंकि जनरली क्रिसमस तो आता ही 25 दिसंबर को है। और ये कहानी जाके लिखी गई है इंग्लैंड में, वहाँ पे तो नॉर्मल टाइम में भी सर्दी ही पड़ती है, और क्रिसमस के टाइम में तो वहाँ तगड़ी सर्दी पड़ती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। मॉर्निंग क्वाइट मॉर्निंग है, क्रिस्प है एंड फ्रॉस्टी है। सो I should like to be able to tell you that we begin it,
but the truth I am ashamed to say it's that Fritz began it. यानी कि इसमें उत्तर कह रहा है कि आई शुड लाइक टू एबल टू, काश मतलब मैं बताता आपको कि ये मैं हम लोगों ने शुरू किया था, बट द ट्रूथ, सच्चाई ये है कि मैं मतलब मुझे शर्म आ रही है कहने में कि फ्रिट्स ने बिगिन किया था। अब फ्रिट्स कौन है? फ्रिट्स यहाँ पे कोई कॉमन आदमी नहीं है। फ्रिट्स मतलब ये इंग्लैंड वाले जो सोल्जर्स थे, ये जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्स कह के पुकारते थे। फ्रिट्स क्यों बोलते थे? जैसे कि वहाँ पे जो कॉमन नेम था जर्मनी का वो फ्रिट्स था। जैसे होता है ना हर कंट्री के कुछ कॉमन नेम होते हैं। जैसे चाइना का आपको बोलोगे तो आपको याद आएगा कुछ, जैसे कुछ ली उनके कॉमन नेम होते हैं। जैसे मैं सारे कुत्तों को टॉमी बोलता हूँ, वैसे ही सारे जर्मन्स को इंग्लैंड वाले फ्रिट्स बोलते थे। तो I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. तो वो बता रहा है कि उनमें से पहले किसी ने एक वाइट फ्लैग देखा। अब वाइट फ्लैग का मीनिंग क्या होता है? वाइट फ्लैग वॉर कंडीशंस में होता है कि सरेंडर का साइन, सरेंडर का, सीज फायर का या ट्रूस का। यानी कि या तो आप सरेंडर कर रही है अगली पार्टी आपके सामने, या वो सीज फायर मतलब कि वो बोल रही है कि युद्ध विराम, अभी आप थोड़ी देर के लिए रोकिए, जो भी है ये एक्सचेंज ऑफ फायर है उसको रोकिए। या ट्रूस मतलब संधि, मतलब कि अपना वो संधि करने के लिए कि चलो ठीक है सब कुछ भूल जाओ, हम लोग वापस बराबर हो जाते हैं, हम लोग वापस कॉमन हो जाते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन मान लेते हैं बिना वॉर के। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। अब ये भी एक ट्रेंच में है इंग्लिश सोल्जर्स, और ऑपोजिट ट्रेंच में है जर्मन सोल्जर्स, और दे वर कॉलिंग टू अस, दे वर कॉलिंग आउट टू अस, और वो वहाँ से चिल्ला रहे थे। कहाँ से? अक्रॉस नो मैंस लैंड। जैसे दोनों देशों के सीमा हो गई, उसके बीच में एक लाइन होती है, इसमें एक एरिया होता है जिसको नो मैंस लैंड कहते हैं। जैसे अभी इस कहानी में जैसे कि हमें मालूम चल पा रहा है इंग्लिश वर्सेस जर्मन है, तो बीच में एक एरिया होता है, थोड़ा सा मतलब छोटा ही होता है, लेकिन वो होता है कि नो मैंस लैंड, यानी कि वो ना जर्मनी का होगा ना इंग्लैंड का होगा। Then they were calling out to us from across no man's land, "Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas." When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving white flag. तो वहाँ से जर्मन सोल्जर बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब टॉमी यहाँ पे क्या है? इंग्लिश का कॉमन नेम है, तो जर्मनी वाले इंग्लिश सोल्जर्स को टॉमी कह के पुकारते थे, ब्रिटिश सोल्जर्स को। तो उनको सरप्राइज़ हुआ कि यार ये तो हमारे एनिमी है, ये हमको क्यों विश कर रहे हैं, वो भी हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। तो थोड़ा उनको सरप्राइज़ हुआ। फिर इंग्लिश सोल्जर्स से कुछ उन्होंने शाउटेड बैक कि सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, कि आपको भी मुबारक हो, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मेरे को लगा कि बस यही होगा, इतना ही एक्सचेंज होगा, आगे कुछ नहीं होगा। और वी ऑल डिड, सबको ऐसा ही लगा कि यार ठीक है बस हो गया, एक्सचेंज हो गई, ख़त्म कहानी। बट तभी क्या हुआ? सडनली वहाँ से क्या हुआ, किसने ग्रे ग्रेट कोट में देखा कि वहाँ पे एक आदमी आ रहा है। ग्रे ग्रेट कोट यानी कि ग्रेट कोट होता है जो, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स पहनते थे। ये पूरा कोट जैसा होता है, पूरा ऊपर घुटनों तक का। तो ऐसे ही एक ग्रे ग्रेट कोट में एक आदमी आया और वाइट फ्लैग को लहराता हुआ आया कि मतलब डोंट फायर करके। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैराफिट एंड अनदर। तो इंग्लिश सोल्जर्स से कोई बोलता है कि डोंट शूट लैड्स, लड़को कोई भी फायर मत करना, और कोई भी फायर नहीं करता है। देन अभी क्या होता है, अभी तक उनको एक जर्मन सोल्जर दिखा था, अब दूसरा जर्मन सोल्जर पैराफिट में खड़ा हो जाता है। पैराफिट क्या होता है? जैसे जो ट्रेंचेस होते हैं उसके ऊपर कुछ कट्टे रख दिए जाते हैं ताकि गोलीबारी से बच जाए। जैसा कि आप इस इमेज में देखिए, जैसे ये सोल्जर है हमारा, ये है हमारा सोल्जर, अब ये है ट्रेंच में। अब जो ये कट्टे रखे हुए हैं ये है पैराफिट, जो बेसिकली क्या है, इसको सामने से दुश्मन के आने वाली गोलियों से बचाएगा और ये इसकी
आड़ ले गए, यानी कि यहाँ से छिप के ये दूसरे पे फायर कर सकते हैं, तो इसको पैराफिट बोलते हैं। तो दूसरा सोल्जर, जर्मन सोल्जर, इसके ऊपर खड़ा था, अपने वाले पैराफिट के ऊपर। Keep your heads down, I told the man. It's a trick, but it was not. One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We had snap. We have sausage. तो keep your heads down, ये बोलता है जिम, कि अपने लड़कों को, जिम क्योंकि ऑफिसर होता है, वो अपने लड़कों को बोलता है कि कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे रखो। इट्स अ ट्रिक, ये एक चाल है दुश्मन की, बट वो चाल नहीं होती है। सामने से क्या होता है, जर्मन एक सोल्जर होता है, वो अपने सर के ऊपर एक बॉटल को लहराता है। हाँ, बॉटल वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, बेवरेज, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक। तो वो बोलता है कि इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप। बोलता है कि ये क्रिसमस का दिन है टॉमी, कम ऑन, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, कि हम पे स्नैप है। स्नैप्स क्या होता है, एक जर्मन ड्रिंक होती है ग्रीन की बनी हुई, हम पे स्नैप है और हम पे सॉसेज है, लेट्स पार्टी। उसका कहने का मतलब ये था। सॉसेज देखिए, ये नॉन वेज डिश होती है, मीट की ऐसे बनती है, मीट को एकदम बारीक करके, जैसे हमारे वहाँ कीमा बोलते हैं उसको, फिर एक ऐसे सिलेंड्रिकल शेप देके, ये होता है सॉसेज। तो वी हैव स्नैप, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। तो पूछता है कि वी मीट यू, क्या हम आपसे मिल ले, क्योंकि वह जर्मन है, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो वो आधा अधूरा ही बोलता है कि वी मीट यू, यस। पूछता है कि यस, हाँ आ जाओ। By this time there were dozen of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on boys, what are we waiting for? तो वहाँ से जर्मन पूछता है कि हम आ जाएं, अभी तक का क्या है। वहाँ से डजन्स, मतलब कि बहुत सारे उनकी तरफ आ रहे थे, नो मैन लैंड से, नो मैन लैंड की तरफ से उनकी तरफ आ रहे थे। जो जर्मन सोल्जर्स थे वो नो मैन लैंड से आ रहे थे, इंग्लिश सोल्जर्स की तरफ से, और उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, राइफल नहीं थी उनके पास। और फिर क्या होता है, लिटिल प्राइवेट मॉरिस। अब प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट क्या है, ये एक सेना की एक रैंक है। जैसे इंग्लिश में इंग्लिश सोल्जर्स होते हैं, उनकी रैंक होती है प्राइवेट, सार्जेंट, फिर ऑफिसर्स। तो ऐसे प्राइवेट क्या सबसे जूनियर वाली रैंक होती है, लिटिल प्राइवेट, यानी कि कोई छोटा सा लड़का होगा, मतलब 18-19 साल। क्यों, वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ था कि घर से उठा के ले जाया करते थे, जो भी लड़का अडल्ट है 18 से ऊपर, 17 से ऊपर, उसको उठा के ले जाया करते थे कि चलो लेट्स फाइट दिस वॉर। सो लिटिल प्राइवेट मॉरिस वो द फर्स्ट अप, वो लड़का था, वो सीधा खड़ा हो गया और वो बोलता है, कौन, प्राइवेट मॉरिस, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। किसको बोलता है, अपने इंग्लिश सोल्जर्स को, अपने साथियों की, चलो लड़कों, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कि मतलब वो लोग पार्टी वार्टी के लिए आ रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. And I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. तो अब क्या होता है कि जर्मन्स वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से लिटिल प्राइवेट मॉरिस बोलता है कि चलो भाई, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। देन उनको कोई नहीं रोक पाया, ना उनको कोई रोकने वाला था, क्योंकि उनको रोकने वाला वहाँ पे जो उनका सीनियर था वो जिम ही था, जो लेटर लिख रहा है, आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड, मेरे को उनको वहीं पे उसी वक्त रोक देना था, आई सपोज, मुझे लगता है। बट सच्चाई ये है कि ये मुझे, मेरे मन में आया ही नहीं कि मुझे रोकना चाहिए, क्योंकि वो इतने फ्रेंडली गेस्चर से बुला रहे थे। ऑल अलोंग देयर लाइन, और क्या हुआ कि जो बाउंड्री होती है, उनकी बाउंड्री और हमारी बाउंड्री में, मैन वॉकिंग, आदमी लोग, वहाँ से ग्रे कोट वाले और यहाँ से इंग्लिश सोल्जर्स खाकी वाले, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे और वो बीच में नो मैन्स लैंड में मिल रहे थे, और मैं भी उनका एक पार्ट था। आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उन्हीं बहुत सारे लोगों में था और मैं भी इसी का पार्ट था। इन द मिडल ऑफ वॉर, जंग के बीच में हम लोग शांति
मना रहे थे। और तुम इमेजिन नहीं कर सकती कौनी मेरी फीलिंग्स जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर यानी कि एक जर्मन ऑफिसर उसकी ओर आप बढ़ रहा था, उसकी आंखों में देखा। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eye of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. यानी कि अब यहाँ पे क्या है, एक जर्मन सोल्जर, जर्मन ऑफिसर उससे मिलने के लिए आ रहा है। जर्मन सोल्जर जिम से, जो कि ब्रिटिश सेना का अफसर होता है, उसे मिलने के लिए आता है। अप्रोच्ड मी, अप्रोच नहीं मतलब अप्रोच बना रहा है, किसी की तरफ जाना है, इज कॉल्ड अप्रोच, गोइंग टूवर्ड्स समथिंग। हैंड आउटस्ट्रेच्ड यानी कि जैसे आप किसी को हेलो करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं आउटस्ट्रेच्ड। अब ये देखिए, वो सीन शायद कुछ ऐसा ही होगा, एक जर्मन सोल्जर और एक इंग्लिश सोल्जर हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। हैंस वुल्फ ही सेड। अब वो जर्मन सोल्जर, जर्मन ऑफिसर अपना नाम बता रहा है, हैंस वुल्फ। हैंस वुल्फ ही सेड, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो जर्मन अफसर अपना नाम बताता है, हैंस वुल्फ। हैंस वुल्फ। और वो उसका हाथ अपने काउंटर पार्ट का, उसका काउंटर पार्ट होता है जिम, उसका हाथ मिलाता है वार्मली एंड होल्डिंग, और उसके हाथ को पकड़ के बोलता है कि आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ, ये कोई जर्मनी की सिटी है वहाँ से। आई प्ले द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, मैं सैलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। अब सैलो क्या है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आप सोच लीजिए एक लार्ज वायलिन है, वैसा होता है। और ये देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट को सैलो बोलते हैं। और ऑर्केस्ट्रा होता है जब बहुत सारे वाद्य यंत्र, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जब एक टीम मिलके बजाती है, तो उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये इसमें अलग अलग प्रकार के सोल्जर्स, मतलब अलग अलग प्रकार के आर्टिस्ट हैं। ये कोई कुछ बजा रहा है, कोई ट्रम्पेट बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। तो हैंस वुल्फ क्या था, हैंस वुल्फ सैलो बजाया करता था ऑर्केस्ट्रा में। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो जिम अपना नाम बताता है, कैप्टन जिम मैकफर्सन, और उसकी जो ग्रीटिंग्स होती है क्रिसमस की, वो उसको रिप्लाई बैक करता है और बताता है कि आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, कि मैं डॉर्सेट से एक स्कूल टीचर हूँ। डॉर्सेट क्या है, इंग्लैंड की एक सिटी का नाम है, मैं वहाँ से स्कूल टीचर हूँ, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। तो वो बोलता है जर्मन सोल्जर्स, ओ डॉर्सेट से, और वो मुस्कुराता है, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड। He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never ever been to England. He had learned all he knew of England from schools and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. तो अब क्या है, दोनों ऑफिसर्स मिल जाते हैं, बाकी उनके जो बाकी के सिपाही होते हैं वो लोग भी आपस में मिलते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि मैंने अपना रम राशन, यानी कि अपनी की जो शराब होती है, अपना रम राशन और उसका एक्सीलेंट सॉसेज को एक्सचेंज किया, और हमने बात करी। कौन ही, हमने बहुत सारी बात करी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग बहुत अच्छी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट बाद में मुझे मालूम चलता है कि ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि वो कभी डॉर्सेट में आया ही नहीं है, और ना वो कभी इंग्लैंड में आया, फिर भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। उसको अचंभा होता है राइटर को, लेटर के राइटर को। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और वो इंग्लैंड के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता था। तो बाद में बताता कि रीडिंग बुक्स, बुक रीडिंग करके, और अपने स्कूल में उसको जितना मालूम चला सिर्फ उसके सोर्स जानने के थे, यानी कि उसको जो भी इंग्लैंड के बारे में और इंग्लिश के बारे में मालूम था वो अपने बुक्स और स्कूल से ही मालूम था। उसका जो फेवरेट राइटर था, ही वॉज थॉमस हार्डी।
जैसे कि आप जानते हो थॉमस हार्डी को, ये भी बहुत अच्छे राइटर थे, इंग्लैंड के बहुत अच्छे राइटर थे इंग्लिश के। और उसकी जो फेवरेट बुक थी हैंस वुल्फ की, वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये है थॉमस हार्डी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो बोलता है कि नो मैंस लैंड में हम लोग बाथशेबा और गैब्रियल ओक की बात कर रहे थे। यानी कि बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक क्या है, ये बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक ये जो इसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके कैरेक्टर है। एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, सार्जेंट क्या है, रैंक है। जैसे इससे पहले आया था प्राइवेट मॉरिस, इसकी कैप्टन, वैसे सार्जेंट भी एक रैंक होती है। सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट ये क्या है, इसकी जो बुक थी फेवरेट उसके कैरेक्टर है। तो ये उस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। He had a wife and one son born just 6 months ago. As I as I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. तो उसकी जो हैंस वोल्फ था उसकी एक वाइफ थी और उसका एक लड़का था जो कि जस्ट अभी 6 महीने पहले पैदा हुआ था। और जैसे ही ऑथर जो राइटर है, सॉरी जो राइटर है लेटर का, यानी कि जिम मैकफर्सन, अपने चारों तरफ देखता है तो उसको हडल ऑफ खाकी एंड ग्रे दिखता है। यानी कि हडल बोले तो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे हम झुंड बना के, जैसे क्लास में टीचर नहीं आता तो हम लोग कैसे खड़े हो जाते हैं, बॉयज़ स्पेशली। खाकी और ग्रे, खाकी मीन्स ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ग्रे जर्मन सोल्जर्स। ऑल ओवर नो मैंस के लैंड में, नो मैंस लैंड में उस दोनों तरफ के फौजी स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, बात कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और खाना पीना खा रहे थे, एक्सचेंज मतलब पार्टी कर रहे थे। ये देखिए कुछ इस तरह की पार्टी कर रहे थे दोनों साइड की पार्टीज। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। तो वो बताता है कि हैंस वुल्फ और मैंने जो आपका क्रिसमस केक था उसका जो बचा हुआ था वो खाया, बचा हुआ क्रिसमस केक खाया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. तो जो क्रिसमस केक खा रहे थे दोनों एक्सचेंज करके, मतलब जिम मैकफर्सन का क्रिसमस केक उसने हैंस वुल्फ को खिलाया और हैंस वुल्फ ने बोला कि मर्जीपेन जो उसने खाया आज तक का सबसे बढ़िया था। और आई एग्रीड, आई एग्रीड मतलब मैं सहमत हुआ। अब सहमत तो होना पड़ेगा, उसकी वाइफ ने जो बनाया है। और वो बाकी अपनी सारी चीज़ों से सहमत हुए, वो किसी चीज़ में उनका क्लैश नहीं हो रहा था। और वो मेरा दुश्मन था। मर्जीपेन क्या होता है, इसे क्रिसमस का जो केक होता है एक टाइप का जो केक है, उसमें क्या है, उसके ऊपर टॉपिंग लगती है। यानी कि इसके ऊपर जो मिठाई दिख रही है आपको, शुगर की होती है और आलमंड की, बादाम की, ऐसी मिठाई बनती है और उसको केक के ऊपर सजाया जाता है। तो हैंस वुल्फ को वो बहुत पसंद आया। There never was a Christmas party like it, Connie. Then someone, I don't know who, brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in middle of no man's land. तो फिर इतने में क्या होता है कि ऑथर को नहीं, राइटर को नहीं पता कि कौन कोई एक फुटबॉल ले आता है। तो फिर अब फुटबॉल आ गई है, अब लोग फुटबॉल शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले वो गोल पोस्ट बनाते हैं। तो जिनके ग्रेट कोट्स होते हैं वो उसको डंप करते हैं पाइल्स में। पाइल्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि भूसे का ढेर, ढेर। तो इसे ढेर, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं ढेर, तो ऐसे ही ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स का उन्होंने ढेर लगाया, गोल पोस्ट बना दी। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज, और जो अगली चीज़ थी वो थी टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स, यानी कि जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड टीम का मैच हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था मैच? इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड में दोनों कंट्री के सोल्जर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन यह हथियार वाली लड़ाई नहीं थी, ये स्पोर्ट्स में लड़ रहे थे, यानी कि फुटबॉल खेल रहे थे।
Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while. तो इसमें क्या है, हैंस वोल्फ और जिम मैकफर्सन दोनों चीयर कर रहे थे. सामने उनके सोल्जर्स खेल रहे थे और दोनों चीयर कर रहे थे, यानी उनको चीयर अप कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे और अपने पैरों को ज़मीन में ज़ोर ज़ोर से पटक रहे थे ताकि उनको ठंड ना लगे. जैसे आपने देखा होगा ठंडे में हम लोग कांपते हैं, तो उसके लिए क्या हम अपनी फ्रीक्वेंट बॉडी को हिलाते रहते हैं, आपस में हाथ रब करते हैं. तो वैसे ये लोग चेयर भी कर रहे थे, ताली भी बजा रहे थे और अपने पैर पे ज़मीन पे पटक रहे थे क्योंकि बहुत ठंडा था और उस ठंडे में वो लोग स्पोर्ट्स वालों को चेयर कर रहे थे. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. और एक ऐसा मोमेंट आया कि जिसमें जिम मैकफर्सन ने देखा कि उसकी सांस और हैंस वुल्फ की सांस आपस में मिल रही थी. कहाँ पे? हवा में. हैंस वुल्फ ये देखता है और मुस्कुराता है. फिर हैंस वुल्फ कहता है कि जिम मैकफर्सन, he said after a while, Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. I would prefer cricket, I told him. Then we Tommy could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game. Sad to say, Coney, Fritz won 2-1. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. तो हैंस वोल्फ बोलता है जिम मैकफर्सन, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि हमें इस वॉर को भी ऐसे ही रिजॉल्व करना चाहिए. रिजॉल्व मतलब सुलझाना चाहिए. अब फुटबॉल मैच के फुटबॉल मैच खेल के नो वन डाइज. फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होते और कोई भी औरत विधवा नहीं होती. तो इसमें मालूम चलता है कि हैंस वोल्फ भी इस लड़ाई को लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कंट्रीज आपस में लड़ रही तो वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपनी जॉब कर रहा था. तो जिम बोलता है कि आई वुड प्रेफर क्रिकेट. जैसे कि आपको पता है इंग्लैंड वालों का फेवरेट गेम क्रिकेट होता है, वो उसी में एक्सपर्ट होते हैं. तो हैंस वोल्फ बोलता है कि हमें फुटबॉल खेल के मैच रिजॉल्व करना चाहिए. तो जिम बोलता है कि नहीं, कि मैं क्रिकेट को प्रीफर करूँगा. तो उसमें क्या है, वी टॉमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, कि क्रिकेट में हम लोग जीत सकते हैं. लोगों का फेवरेट गेम क्रिकेट होता है, वो उसी में एक्सपर्ट होते हैं. तो हैंस वोल्फ बोलता है कि हमें फुटबॉल खेल के मैच रिजॉल्व करना चाहिए. तो जिम बोलता है कि नहीं, कि मैं क्रिकेट को प्रीफर करूँगा. तो उसमें क्या है, वी टॉमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, कि क्रिकेट में हम लोग जीत सकते हैं तुम लोगों से, फुटबॉल में नहीं. तो वो दोनों उस चीज़ पे हंसते हैं और वो मैच साथ मैच देखते हैं. फिर वो बोलता है कि सैड टू से कॉनी, फ्रिट्स वॉन 2-1. तो फ्रिट्स थे वो जीत गए थे, यानी कि जर्मन्स जीत गए थे 2-1, यानी कि इंग्लैंड के 2 गोल हो गए थे और इंग्लैंड वाले सिर्फ एक ही गोल कर पाए थे. बट एज हैंस वोल्फ जेनरसली सेड, तो फिर हैंस वोल्फ बोलता है कि नथिंग यार, कि मतलब तुम लोग का गोल पोस्ट, यानी कि हमारी गोल पोस्ट, जिम मैकफर्सन इंग्लैंड वालों की गोल पोस्ट वाइडर थी और जर्मन वालों की छोटी थी. और बोलता है कि मैच फेयर नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ. यानी कि हैंस वुल्फ अभी तक हमें बहुत अच्छा इंसान लग रहा है, क्योंकि वो हार भी गए थे इंग्लैंड वाले, फिर भी वो उनको हिम्मत बढ़ा रहा था कि यार चलो कोई नहीं, हमारा थोड़ा आप लोग का गोल पोस्ट चौड़ा था इसलिए हम गोल कर पाए, मतलब बड़प्पन दिखाया था अपना. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड. टाइम आ गया और बहुत जल्दी टाइम आ गया जब गेम फिनिश हो गया था. स्नैप भी ख़त्म हो गई थी, रम सॉसेज भी सब ख़त्म हो गया था और हम लोग को मालूम चल गया था कि बस अब सब ख़त्म हो गया. जो हमारा गुड टाइम्स था, एंजॉय करने वाला टाइम, वो ख़त्म हो गया है. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end
and we could all go home. तो हैंस उसको विश करता है कि चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके, बाय, एंड मैं आशा करता हूँ कि वो अपनी फैमिली को जल्दी देखेगा. देन द फाइटिंग वुड एंड, और जल्दी से फाइटिंग भी ख़त्म. दैट द फाइटिंग, रिटेक, यहाँ से रिटेक होगा. आई विश्ड, अगेन रिटेक, 1 2 3 स्टार्ट. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. तो यहाँ पे क्या है, ऑथर उसको विश करता है हैंस को, और उसको बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से वापस अपनी फैमिली को देखें, अपने बच्चे से मिले, छः महीने के 6 महीने पहले जो बच्चा हुआ है 6 महीने का, और जल्दी से लड़ाई ख़त्म हो जाए और वी कुड ऑल गो होम, कि सारे हम सब अपने घर जा सके, जर्मन्स भी और इंग्लिश भी. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वोल्फ सेड. तो हैंस वोल्फ बोलता है कि मैं भी यही सोचता हूँ कि यही हर फौजी चाहता है दोनों तरफ का, कि जल्दी से लड़ाई ख़त्म हो जाए और हम लोग अपने अपने घर जाए, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करें. टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉर यू. तो हैंस वोल्फ बोलता है कि टेक केयर जिम मैकफर्सन, मैं इन क्षणों को, इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, जो समय मैंने आपके साथ व्यतीत किया था, और मैं आपको भी कभी नहीं भूल पाऊंगा. ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, अनविलिंगली आई फेल्ट. वो उसको सल्यूट करता है और धीरे से उससे दूर चलने लगता है. अनविलिंगली आई फेल्ट, और जिम को लगता है कि वो अनमने ढंग से जा रहा है, अनविलिंगली. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. तो फिर वो बोलता है कि वो एक बार मुड़ के मुझे वेव करता है दूर से, और उसके बाद वो जो 100 के इतने सारी भीड़ जा रही थी उसमें गायब सा हो जाता है और ड्रिफ्ट करता है. ड्रिफ्टिंग मतलब कि टू बी कैरिड और मूव्ड बाय विंड्स और वाटर, कि आप किसी चीज़ के साथ अपने आप चले जाते हो. जैसे कि अगर आप कभी मार्केट जाओ और वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, तो होता है ना कि जहाँ को भीड़ जा रही है आप दूसरी तरफ को ड्रिफ्ट करने लगते हो. तो वो सब अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ वापस चले जाते हैं, जर्मन्स. दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल and singing it quite beautifully. That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. और उस रात को अपने डगआउट्स में मतलब कि जो एक गड्ढा खोद के उसमें अपनी पोजीशन एक होती है सोल्जर्स की, तो उसको डगआउट बोलते हैं. और हमने जिम लोगों ने, इंग्लिश सोल्जर्स ने सुना था कि वो लोग कैरोल गा रहे थे. कैरोल मतलब कि जो क्रिसमस के दिन जो वो लोग भजन गाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भजन गाते हैं पूजा पाठ में, तो वहाँ पे क्रिसमस के टाइम में वो लोग कुछ गाने गाते हैं, उनको कैरोल कहते हैं. और बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी खूबसूरती से वो लोग उस कैरोल को गा रहे थे. इट वॉज स्टिल ए नेस्ट साइलेंट नाइट, और उस जो कैरोल गा रहे थे उसका नाम था स्टिल ए नेस्ट, यानी कि जर्मन नाम था किसका, साइलेंट नाइट. साइलेंट नाइट पे कोई अच्छी सी कैरोल होगी इनकी, तो वो उसको गा रहे थे, क्रिसमस कैरोल. डगआउट सब देखिए ऐसा होता है, जो गड्ढा खोद के, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसको डगआउट बोलते हैं. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds watched. We exchanged carols for a while, and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. तो फिर वहाँ से इंग्लिश सोल्जर्स गाना गा रहे होते हैं, कैरोल गा रहे होते हैं, और यहाँ से जर्मन वाले. तो जब वो लोग गाना गा रहे होते हैं स्टिल ए नेस्ट, जो कि एक बहुत ही फेमस कैरोल है, तो यहाँ से ये लोग राउजिंग चोरस दे रहे थे. राउजिंग मतलब कि एक्साइटेड होकर, जैसे आप गाते हो कभी कभी, जैसे आप गाते हो ना हम होंगे कामयाब, ऐसा कोई सा भी गाना गाते हो एक्साइटेड होके, फुल ऑफ एनर्जी, उसको बोलते हैं राउजिंग. और चोरस होता है कि जो किसी गाने का पार्ट आपको आता नहीं है, लेकिन जैसे कि किसी गाने का पार्ट जो कॉमन होता है, जो
हर एक दो सेंटेंस के बाद या हर दो एक 5-6 लाइन के बाद जो कुछ लाइनें जो रिपीट होती है, जैसे कि हम होंगे कामयाब में क्या क्या रिपीट होता है, ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम वन डे। इसमें क्या है, वी शैल ओवरकम बार बार रिपीट होता है, चोरस हुआ। और वो कौन से चोरस गा रहे होते हैं, वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड। शेपर्ड्स क्या होता है, गडरिया जो भेड़ बकरियां चराता है, शेपर्ड। और वो लोग आपस में कैरल्स एक्सचेंज करते हैं कुछ कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद सब शांति हो जाती है, सब लोग चुप हो जाते हैं। तो मतलब कि अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, एक साथ गाना गाते हैं, गाने एक्सचेंज करते हैं, गाने को वो लोग चोरस करते हैं। उसके बाद वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने अपना समय मिल गया। वी हैड, हमें हमारा समय मिला। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, कि हमने बहुत अच्छा हमारा समय कटा पीस का, शांति का, और गुडविल का। गुडविल मतलब फ्रेंडली एंड हेल्पफुल फीलिंग, सद्भावना जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं। अ टाइम आई विल ट्रेजर, एक ऐसा समय जिसे मैं ट्रेजर करूँगा। ट्रेजर मतलब क्या होता है कि ट्रेजर मतलब वैसे तो खजाना होता है, लेकिन इसका अभी जो जिस सेंस में इसको यूज़ किया गया है, इसको एक दूसरे सेंस में भी यूज़ करते हैं कि टू कंसिडर समथिंग और समबडी टू बी वेरी स्पेशल एंड वैल्यूएबल। जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि आई ट्रेजर योर फ्रेंडशिप, कि मैं आपकी इस चीज़ को कंसिडर करता हूँ, क्या बहुत अच्छा मानता हूँ या स्पेशल या वैल्यूएबल मांगता हूँ। सो अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, कि जब तक का मैं जिंदा रहूँगा मुझे ये मोमेंट्स बहुत याद रहेंगे कि कैसे हमने दोनों तरफ की सेना ने नो मैंस लैंड में क्रिसमस पार्टी करी थी। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। तो बोलता है कि प्रिय कोनी, अगले साल के क्रिसमस तक का ये जंग कुछ भी नहीं होगी, बट एक डिस्टेंस मतलब कि अ लॉन्ग वे अवे इन स्पेस और टाइम, यानी कि एक दूर की याद रहेगी। अ डिस्टेंट और टेरिबल मेमोरी रहेगी। टेरिबल मतलब अनप्लीजेंट। मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम। तो जिम बोलता है कि जो आज हुआ, जो कुछ भी आज हुआ, उससे मुझे मालूम चल गया कि दोनों तरफ की आर्मीज कितना चाहती है लॉन्ग फॉर पीस, कि मतलब दोनों साइड की आर्मीज कितना शांति को प्रिय मानती है, वो चाहती हैं कि शांति हो जाए। और वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। इसमें जिम कॉनी को याद करता है और बोलता है कि हम जल्दी से एक साथ दोबारा होंगे, एंड आई एम श्योर ऑफ इट, योर्स लविंग